ठीक है, बवंडर जो होते हैं आपने देखा होगा ना, साइक्लोन्स, वो बवंडर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ साइक्लोन आप बहुत फेमस न्यूज में सुनते हो, हरिकेन अमेरिका में, ठीक है, टार्नेडो, ठीक है, कहाँ, अमेरिका, ठीक है। और क्या कहते हैं, और कौन सा, पाकिस्तान, चाइना का कौन सा है, चाइना में भी तो चलता है टाइफून, टाइफून क्या चलता है, टाइफून, ठीक है। तो लिख लीजिए दो तीन, ठीक है। तो ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और लो प्रेशर जोन में होते हैं, कैसे होते हैं, साइक्लोन, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल पे, और जो है क्या कहते हैं, साउथ पे कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है। नॉर्थ पे कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ में हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक, क्लॉकवाइज, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरह का, ठीक, और साउथ में, ठीक है, हाँ। अब ये कैसे चलते हैं, इस तरह का चलते हैं। तो यहाँ 0 से 10 डिग्री के बीच में लो साइक्लोन जोन होता है, यहाँ साइक्लोन बनते ही नहीं है, ठीक है। पूछा हुआ यूपीएससी क्वेश्चन कि साइक्लोन क्या बनते हैं, नहीं, लो प्रेशर जोन होता है, कन्वेक्शनल रेन होती है, और मैक्सिमम टेम्परेचर गेन करता है, भले लो प्रेशर, लेकिन जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट होता है उससे पानी बरस जाता है तो हाई प्रेशर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब तूफान ज्यादा आता रहे ना, जहां आंधियां आती रहे ना, बाउंडर आता रहे ना, आप एक गिलास पानी, 2 चम्मच पानी डाल दीजिए, बस तुरंत जो लो प्रेशर जोन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हाई प्रेशर जोन में, और तूफान बंद। और इसे को हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इंडियन में कैसे करते हैं, इसी चीज को आप प्रैक्टिकल में देखिए, कि हमारी जो ग्रैंड मदर्स थी, वो लोग जब बहुत बड़े तूफान आते थे तो क्या कहती थी कि एक लोटा जल जा डाल दो, अपने आप शांत हो जाएगा। इंडियन मिथोलॉजी में कहते हैं ना, होता था कि नहीं, नहीं, वो एंशियंट टाइम में होता था, एक लोटा जल डाल दो, जहां आ रहा है, जहां से नाच रहा है उधर ही डालो, हाई प्रेशर, तुरंत पानी मिट्टी गीली होगी, टेम्परेचर डाउन होगा, लो प्रेशर जोन खत्म, हाई प्रेशर जोन आंधी बंद। ठीक है ना, क्या कॉन्सेप्ट था उन लोगों का। अच्छा, समुद्र में जो तूफान आते हैं, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में, तो अक्सर जो मैक्सिमम जो अकरेंस होती है ना, बे ऑफ बंगाल में होती है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो साइक्लोन्स बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा नीलम, जैसे यास, ये सब आते हैं ना इंडिया में, ठीक है, ये सब आते हैं, तो इनसे करंट में पढ़ाएंगे, तो वो सारे इधर ही आते हैं, बे बंगाल, उसके बाद सेकंड पे ये आते हैं। उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा, हाँ, साइक्लोन्स आते हैं, मतलब चक्रवात आते हैं। कौन से ये साइक्लोन्स होते हैं, ये होते हैं, देखो हमारा इंडिया तो ठंड वो रहता है ना, लो प्रेशर रहता है, क्योंकि भाई जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। और पानी ये लो प्रेशर बना, अब पानी में लो प्रेशर बना, तो फिर हवाएं क्या होती है, एक जगह घूमने लगती है, तो साथ साथ तो पानी को भी उड़ाना शुरू कर देती है साथ साथ। तो कभी कभी पानी के साथ साथ कोस्टल एरिया में देखो फिश भी आ जाती है, ठीक है। जैसे ये पानी को घुमाई ऐसे, यहाँ वाटर को यहाँ से मूव किया इन्होंने, यहाँ से वाटर को मूव किया, और वाटर को यहाँ से मूव करते 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 करते, तो इसके बीच में जो पड़ेगा तो मछली भी पड़ेगी ना, तो मछली को भी ऊपर ले जाती है। उसके बाद बादलों की तरह, तो कोस्टल एरिया में जिस दिन साइक्लोन्स आते हैं, याद रखिएगा, उस दिन जो है क्या होता है, जिस दिन साइक्लोन्स आते हैं उस दिन, क्या बोल दिया, साउंड देख लिया होगा, साउंड उनके प्रॉब्लम, साइक्लोन्स आते हैं, ठीक है, हाँ, अच्छा, कोई नहीं, हमको पढ़ाने से मतलब है, ठीक है ना। तो ये साइक्लोन्स जगह है, तो इसीलिए साइक्लोन्स का कोस्टल एरिया में फिश बहुत ज्यादा, कहते हैं मछली की वर्षा, फिशिस रेन होती है। कौन सी रेन होती है, मछली। जैसे ऐसे नाचा पानी, लो प्रेशर, अब पानी है देखो ये मेरे, अब पानी पे ऐसे क्या हुआ, गुड़िया ऐसे घूमना शुरू किया, और हिट हुआ पानी, लो प्रेशर बना, हवाएं यही इकट्ठा की, और इस पानी को वो ऐसे ऐसे करके शक्तिमान की तरह ऊपर ले गई, तो शक्तिमान फिश आ गई बीच में, तो जो हल्की मछली होती उड़ गई, और उड़ करके जो है क्या कहते हैं, जाके कोस्टल एरिया के छतों पे गिरती है। तो सब लोग जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इसे कलेक्ट कर लेते हैं, और कलेक्ट करते करते मछली की वर्षा है, कैसी है, ठीक है। साइक्लोनिक रेन अपने यहाँ इंडिया में ठंडी में होती है, कहाँ, जो मेडिटेरियन सी में उठने वाला साइक्लोन है, जो इटली में बरसता है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इंडिया में जैसलमेर और वेस्टर्न यूपी, मैक्सिमम वेस्टर्न यूपी तक पहुंचता है, दिल्ली में यहाँ तक पहुंचता है, वो भी कुछ ना कुछ लेके आता है। वो तो अक्सर जब भी आएगा देखो तेज हवाओं के साथ आएगा, हवाएं बड़ी तेज होती है, ठीक। तो इन द सेंस ये हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं साइक्लोन बनते हैं, उनका ये एक रीजन है, साइक्लोन क्या है, लो प्रेशर जोन है,
और साइक्लोन में जैसे ही लो पानी पानी मतलब वो हो जाता है हाई प्रेशर जोन, ठंडा पानी आ जाएगा, साइक्लोन बंद हो जाते हैं। और साइक्लोन देखो कभी भी ऐसे नाचते चलते हैं, ऐसे करके नाचते चलते हैं, ऐसे करके नाचते चलते हैं, एक जगह स्टेबल नहीं रहते हैं, ठीक है ना, जिससे लगता है कुछ। हाँ, और साइक्लोन से ऐसे है कि प्लेन भी अगर आ जाए तो उसको मूव कर देंगे 360 डिग्री, ठीक है, इतना पावर्स होता है, ठीक है। जैसे साइक्लोन आते हैं तो पूरा मौसम खराब हो जाता है, आपको पता है, लेकिन एंटी साइक्लोन हो जाता है तो मौसम साफ होता है। ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और साउथ क्या एंटी साइक्लोन की बात कर रहे हैं। एंटी उल्टा है, जब भी एंटी साइक्लोन्स आएंगे तब जो एकदम मौसम साफ हो जाता है, क्या होता है, मौसम साफ होता है। एंटी साइक्लोन में यारो यह समझ लेना, एचपी जो होता है हाई प्रेशर जोन होता है, वो यहाँ होता है, क्या होता है, एचपी यहाँ हो जाता है, हाई प्रेशर जोन होता है। इमेजिन कीजिए शक्तिमान पहले ऐसे गया था, शक्तिमान अब ऐसे निकल रहा है, अब इधर देखिए कि शक्तिमान कैसे निकल रहा है, इमेजिन कीजिए, ठीक है। शक्तिमान जैसे नाश्ता नहीं है, देखते नहीं है, बचपन में तो बड़े हो गए, तो बेस्ट एग्जांपल है शक्तिमान। शक्तिमान की तरह शक्तिमान इधर से उधर जाता है, ऐसे करके जाता है ना, वैसे साइक्लोन्स जाते हैं, ठीक है, देखा है ना शक्तिमान बचपन में तब। तो ये इन द सेंस ये कहने का मतलब ये है कि ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज का ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हाई प्रेशर जोन होता है, हरिकेन टार्नेडो कहाँ के हैं, यूएस के, ठीक है, याद रखना टाइफून चाइना का है, टाइफून चाइना का है। और इंडिया में टाइम टू टाइम साइक्लोन आते रहते हैं, जिनके नामकरण होते रहते हैं, नॉमिनक्लेचर होते हैं, हम इनको करंट अफेयर्स में नोट करा देंगे, ठीक है ना। टाइम टू टाइम लोग पुराना वाला नहीं पूछेगा, जो लेटेस्ट आया होगा उसका नाम पूछेगा। जैसे अमेरिका में बढ़िया हरिकेन, अमेरिका में अब जब हरिकेन आता है अमेरिका में तो पूरा अमेरिका बंद हो जाता है, जो फ्लोरिडा का कोस्ट है अमेरिका है, पूरा का पूरा बंद हो जाता है, इवन गाड़ियां तो उड़ जाती है, ठीक है। जब मेडिटेरेनियन सी आता है तो दिल्ली पे देखो कितनी गाड़ियां उड़ चुकी होती है, दिल्ली में ही ऐसी गाड़ियां उड़ चुकी होती है, ठीक है ना। तो वहां पानी पानी हो जाता है, पूरा कोस्टल एरिया पूरा भीग जाता है, टॉर्नेडो, ठीक है। अब यहां से देख लेते हैं, ठीक है, अर्थक्वेक, ठीक है, अर्थक्वेक में भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, अर्थक्वेक, ठीक है, भूकंप, ठीक। आपको पता है अर्थक्वेक आता क्यों है, आर्टिफिशियल, और दो नेचुरल है रीजन है और आर्टिफिशियल है, आर्टी नेचुरल है और आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल क्या है, लैंडस्लाइडिंग से भी आ सकता है, ठीक है, स्लाइडिंग से आता है, आता कि नहीं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट लिख लो, प्लेट टेक्टोनिक से आता है, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट डिस्प्लेसमेंट होती है तब भूकंप आता है, ठीक है। लैंड स्लाइडिंग से आता है, और किससे आ सकता है भूकंप, हाँ, सुनामी तो अपने आप भूकंप से ही आती है ना, सुनामी से भूकंप नहीं आता, ठीक है। प्लेट डिस्प्लेसमेंट है, प्लेट टेक्टोनिक, लैंड स्लाइडिंग होती है जब ऊपर से पहाड़ों से टूट करके गिरता है बड़ा पत्थर, तब भी जो होता है, ठीक है। तो ये थ्योरी है दूसरा, ठीक है। वोल्केनो से आता है, वोल्केनो से आता है, किससे आता है, वोल्केनो से आता है, किससे आता है, वोल्केनो से। वोल्केनो जब ब्रेक होता है तो प्लेटें खिसकती है, तो जिसके कारण भूकंप आता है, ठीक है। और किससे आ सकता है बताओ, वोल्केनो से ज्यादा और किससे आ सकता है भूकंप, भूकंप आने का एक और रीजन होता है, बताओ, वोल्केनो, हाँ, क्या, लाइटनिंग से भूकंप नहीं आता, ठीक है, बड़ा डिस्प्लेसमेंट में, थंडरिंग, नहीं थंडरिंग तो आता ही भूकंप से, वो भू भू ऐसे से आता है, और कोई सोचो, टेम्परेचर से भूकंप नहीं आता, टेम्परेचर से लो प्रेशर बनता है, हाँ, और लो प्रेशर से जो है क्या कहते हैं होता है। तो अब बता देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, ये तीन मेन रीजन होते हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। और आर्टिफिशियल रीजन में भूकंप ये तब एटम बम यूज कर लो, ठीक है, ड्रिलिंग कर लो, माइनिंग जिसे बोलते हैं, माइनिंग कर लो, लिख लो, माइनिंग से भी भूकंप आता है, क्या करना चाहिए, माइनिंग से भी भूकंप आता है, ठीक है, ड्रिलिंग से, माइनिंग से, ठीक है। और किससे भूकंप आ सकता है, ठीक है, क्या,
एक्सप्लोजन करने से हाँ, तो माइनिंग करने मुझे से डायनामाइट लगा के जब एक्सप्लोड करते हैं तभी तो आता है भूकंप। डायनामाइट करके माइनिंग को जब खोदते हैं खानों को तभी एक्सप्लोजन करते हैं, तभी भूकंप आता है। क्लियर है? तो ये मेन 2-3 रीजन लिख लीजिए। वोल्केनो मेन है, प्लेक्टोनिक मेन है, लैंडस्लाइडिंग मेन है। इधर नेचुरल रीजन, और इसके और भी हो सकते हैं। अब जैसे बड़ा सा पत्थर आपने गिरा दिया या बड़ा सा कोई लोहा गिरा दिया, उससे भी वाइब्रेशन उत्पन्न हो गया, भूकंप आ गया। ठीक है, ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ कॉल्ड अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। ठीक है, अब अर्थ को हाँ हाँ मेटोर्स गिरने से भी आ सकता है। वेरी गुड, कह रहे हैं मेटोर्स गिरने से भी आ सकता है। हाँ, नेचुरल होगा। कैसा होगा? नेचुरल होगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं भूकंप से। तो भूकंप को जो अब जब भूकंप आता है यार, देखिए, ठीक है, ये आपकी क्रस्ट है, और क्रस्ट से जब डिस्प्लेस होती है तो यहाँ वाइब्रेशन होता है, तो यहाँ भूकंप आ जाता है। तो भूकंप जो है, याद रखिएगा, जब भी भूकंप आएगा तो एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस फैल जाती है? रेडॉन गैस। ठीक है, रेडॉन गैस जब फैल जाती है तो इसके कारण जो है, क्या कहते हैं, जब भी भूकंप आएगा रेडॉन गैस जो है पूरा एटमॉस्फेयर में, तो क्या हो जाएगा? लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर को हम किसमें नापते हैं, मेजर करते हैं? बैरोमीटर में। ठीक है, किसमें? तो बैरोमीटर का जो मेजरमेंट है वो गिर जाता है। ठीक, तो ये जो है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका भूकंप का वो है। तो लो प्रेशर, तो और जब भी आएगा एटमॉस्फेयर में, इसको पहचानने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले जो है चींटियां पहचानती हैं। चींटी, मधुमक्खी, और क्या कहते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं, ये लोग जानते हैं, क्योंकि इनको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, और आम आदमियों की बीपी हाई होने लगती है। लो प्रेशर होता है ना, तो हाई बीपी हो जाती है। तो इससे जो है, क्या कहते हैं लोग, सबसे पहले तो इनको वॉच किया जाता है। ठीक है, वैसे भूकंप को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज हो गया, रिक्टर पैमाने का। किसका? रिक्टर स्केल पर इसको नापा जाता है। कितने से कितने के बीच में हाई का, और कितने से कितने लो? 7 से लेके, ठीक है, 7 से लेके 10 तक। ठीक है, हाई स्पीड इसे लो कहते हैं, लो सिस्मिक और हाई सिस्मिक। ठीक है ना, लो सिस्मिक एंड हाई। तो इसे कितने इसमें 10 होते हैं क्या? 12? 12 एग्जैक्टली। देखिए, टोटल 12 होते हैं। रिक्टर स्केल में कितने खाने होते हैं? 12। तो यहाँ 7 से ऊपर जो भी भूकंप की इंटेंसिटी होगी वो हाईली हार्मफुल अर्थक्वेक होगा। ठीक है, ठीक। अब भूकंप जो है, क्या कहते हैं, जब भी तो आएगा, सिम्टम मैंने बता दिया कि लो प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, रेडान गैस एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी। रिक्टर पे नापेंगे इसको, भूकंप को। ठीक है, और दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप के क्षेत्र कौन कौन से हैं? कल का मैप अभी आपके पास होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आएंगे? दुनिया में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं जापान में। कहाँ आते हैं? जापान में। मैंने बताया ना कि प्लेटें बहुत ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण होता है। कल वाला नोट हो जाएगा क्या? अगर मैप होता तो मैं बता, दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप वही आते हैं जहाँ प्लेटें एक दूसरे से मिलती हैं, वहीं सबसे ज्यादा भूकंप आता है। जैसे वहाँ पैसिफिक ओशियन से लेकर के इंडिया का टच करते हुए सीधे आप जाइए, क्या नाम है, हाँ, केप ऑफ गुड हो के अमेरिका होकर के, और उधर जाके, तो इसे रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। तो आप मैप याद होगा तो कल के मैप से तो आप देखे होंगे कि सबसे ऊपर, यानी जापान से उठा के रखो, सीधे जापान से आओ, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया में इंडिया आओ, इंडिया से ऐसे सीधे नीचे जाते जाओ पैरों में, तो ऐसे। तो इस तरह जब जब भी जाओगे तो पूरा इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। समझ में आया? तो रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। क्लियर है? तो रिंग ऑफ फायर होता है। अब भूकंप से बचने के, देखो 24 आवर्स के अंदर भूकंप से रिपीट करता है। क्या करता है? रिपीटेशन करता है भूकंप। जब भी भूकंप आए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें घरों से निकल जाना चाहिए, प्लेन एरिया में जाना चाहिए। क्या है? अगर आप घर में किचन में फंसे हो तो किचन, घर में है तो किचन में चले जाइए। जो स्लेब होती है क्या उसकी, हाउस के नीचे आप छुप जाइए, टेबल के नीचे या स्लेब के नीचे छुप जाइए। ठीक है ना, ये बेस्ट तरीका, और किचन बेस्ट होता है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि किचन में खाने की चीजें भी होती हैं, बहुत सारे डिजास्टर मैनेजमेंट वाले लेट हुए, तो तब तक तो सर्वाइव किया ही जा सकता है कच्ची सब्जियां खा करके या कुछ खा करके। ठीक है ना, तो वो इन द सेंस ये कहना है कि जब भी भूकंप आए तो सबसे पहले प्लेन में होना चाहिए, रेडियो जरूर सुनना चाहिए, रेडियो या टेलीविजन।
ठीक है, जिससे क्या होता है कि अगली बार जानकारी दे दी जाती है। हाँ क्या हुआ, यहाँ प्रिपेयर्डनेस रहती है। हाँ तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए, ये सब तो रहती ही है, सब की सब भूकंप को रोकने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा हेल्प वोल्केनो डाल लीजिए, थोड़ा थोड़ा सब में डालें। जापान में आता है। सी सबसे ज्यादा ज्वार भाटा कहाँ होता है, टाइट्स फंडी की खाड़ी में। ठीक है, आप लोगों को फंडी की खाड़ी पड़ती है अमेरिका के पास। अभी सबसे ज्यादा इस समय चल रहा है साउथहैम्पटन में चल, सबसे ज्यादा दिन में 4 बार ये भी आता है टाइट्स। ठीक है ना, हाँ क्या, हाँ अमेरिका के पास। ठीक है, अमेरिका के पास है, अमेरिका नहीं है क्योंकि समुद्र के पास नहीं, ऊपर साउथहैम्पटन इस समय 4 बार आ रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वोल्केनोज। वोल्केनोज कैसे होते हैं, आपको पता है, अर्थ का कोर है, यहाँ मैग्मा है, मैग्मा हॉट है, ये क्रस्ट है, क्रस्ट को ब्रेक करके प्लेटों को खिसका देता है। ठीक है ना, अब भूकंप जहां से निकलता है, देखो सर ये याद रखना कि कहीं भूकंप में जान लेना, सॉरी ये प्लेट है, अब प्लेट पे भूकंप निकलता है जहां, तो इसको क्या बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं नो, कोई बोला बहुत बढ़िया, फोकस। सिविल वाले जानते होंगे फोकस, उनके सिलेबस में भी है फोकस। और जहां ये 90 डिग्री पे बनाता है इसको बोलते हैं इपिक सेंटर, कहीं लिख लेना, पूछता है इपिक सेंटर क्या होता है। और यहाँ से भूकंप में तरंगे चलती हैं। ठीक है, हाँ भूकंप में तरंगे चलती हैं। तरंगे 3 प्रकार की वेव्स होती हैं, देखो 3, प्राइमरी सेकेंडरी एंड एल वेव्स, लेयर वेव्स। ठीक है, तो जो प्राइमरी वेव्स होती हैं याद रखना, वो सॉलिड लिक्विड तीनों माध्यम में चलती हैं। यानी ये आपका सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये भी सॉलिड है। तो ये तीनों वेव्स ऐसे निकलती है। तो प्राइमरी वेव्स मूव ऑन 3, मतलब तीनों वेव्स लेयर्स में चलती है। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी जो होती है दूसरे तीसरे में चलती है, यानी पहले। ठीक है, और जो सेकेंडरी होती है वो केवल बगल से निकल जाती है, ये यहाँ से बगल निकल जाती है, वो लिक्विड में नहीं चल पाती है, तो कम हार्मफुल है। और लेयर वेव्स जो होती है वो यहाँ चलती है केवल लेयर्स में। ठीक है, लेयर वेव्स, एल वेव्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी वेव्स वो वेव्स होती हैं, याद रखना, जो सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस तीनों मीडियम में चल सकती है। ठीक है, और ये हार्मफुल है, कैसी है, हार्मफुल। सेकेंडरी वो होती है जो लिक्विड में नहीं चल पाती, यानी आपका ये देखो, अर्थ का कोर है ना, अर्थ का कोर है, और कोर के ऊपर क्या है, हाँ कोर के ऊपर मेंटल है, मेंटल के ऊपर क्रस्ट है। ठीक, अब ये क्या करती है, सेकेंडरी यहाँ उठती तो है, पर यहाँ साइड वाले लगती है, फिर आगे ऊपर जाती है, तो लिक्विड में नहीं चल पाती सेकेंडरी मेंटल वेव। और जो मेंटल में चलती है लेयर वेव्स। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पूछे व्हिच वेव इज मोस्ट हार्मफुल फॉर द अर्थक्वेक एंड, तो वो बोलेंगे एल वेव्स। कौन सा, एल वेव्स, लेयर वेव्स। ठीक है, क्यों हार्मफुल है, कि ये केवल क्रस्ट में चलती है, कहाँ चलती है, क्रस्ट में चलती है, और ज्यादा डेंजरस होती है। ठीक है, अगर तगड़ा भूकंप आएगा तो यहाँ से कोर में उठेगा, तो कोर से अब होता क्या है, सुनामी। समुद्र में प्लेटों को खिसकने से जो वाइब्रेशन होता है, जैसे बे ऑफ बंगाल की जो प्लेट है, इंडियन ओशियन की प्लेट अगर खिसक गई ऐसे या टकरा गई एक दूसरे से, तो एक वाइब्रेशन से वाटर का एक दीवार का जैसा बन के आता है, उसे बोलते हैं हम सुनामी। तो सुनामी क्या है, एक अर्थक्वेक है, क्या है, जो समुद्र में आता है, किस में आता है, समुद्र में, सी में आता है। क्लियर है। ठीक है, तो सुनामी क्या है, सुनामी जब वो वाइब्रेशन होता है तो पानी उछलता है एकदम पूरा, जैसे कहते हैं वॉल होती है उसी तरह ऐसे करके सुनामी इज लाइक एज अ वेव। ठीक है ना, और जो कहाँ है, अर्थ को मतलब जैसे क्या कहते हैं आपके, हाँ मतलब समुद्रों में। ठीक है, तो सुनामी अपने अपने क्या है, भूकंप है, और कैसी तरंग है, भूकंप की तरंग है, वेव है। ठीक है ना, अर्थक्वेक वेव है। समझ में, तमिलनाडु में आई थी ना। ठीक है, तमिलनाडु में आई थी। हाँ ये डेंजरस होती है, मोस्ट डेंजरस। सिविल वाले जानते होंगे एल वेव्स मोस्ट डेंजरस, कौन कौन है सिविल का इसमें, बाकी नहीं आएंगे क्या, हाँ नहीं, पढ़ चुके हैं सब, ज्ञान हो गया है बहुत। एल वेव्स जो है क्या कहते हैं, बहुत ही डेंजरस होती है। ठीक, हाँ हाँ क्रस्ट सरफेस पे चलती है, क्रस्ट में चलती है इसीलिए
सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। ठीक, आपकी तो अर्थक्वेक हो गया आपका। अब वोल्केनोस की थोड़ा डाल देते हैं बगल में, तो वोल्केनोस भी लिखिए। तो वोल्केनोस भी हाई प्रेशर से होता है। कैसे होता है, इसको क्या बोलते हैं वोल्केनोस का? वोल्केनोस जब फूटता है, कब फूटता है? जब प्लेटो खिसकती है, क्योंकि ये मैग्मा क्या प्रेशर बना रहा है, वो निकलना चाह रहा है। और यहाँ क्या होता है, यह इसे बोलते हैं काल्डोरा, काल्डेरा। और जो यहाँ से पत्थर निकलते हैं वो उनको बोलते हैं बॉम्ब। जो छोटे पत्थर होते हैं इनको बोलते हैं बुलेट्स। क्या बोलते हैं? बुलेट्स। और जो मटर के दाने की तरह होते हैं उनको बोलते हैं लैपली। क्या बोलते हैं? लैपली। ठीक है। जब भी पहले वोल्केनोस फूटेगा तो आपको पता है कि 32 किलोमीटर के अंदर पानी पाया जाता है। 30 किलोमीटर। तो पहले क्या वेपर निकलेगा कि पहले वो मैग्मा निकलेगा? वेपर। तो इसीलिए जब भी वोल्केनोस फूटता है सबसे पहले वेपर निकलता है। पूछता है एग्जाम में, सबसे पहले वेपर निकलेगा। क्लियर है? ठीक है। तो जब भी फूटेगा तो याद रखिएगा, जब भी फूटेगा तो वेपर निकलेगा। क्या निकलेगा? वेपर। और वेपर पूरी तरह से छा जाता है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद फिर मैग्मा निकलना शुरू कर देता है। सारे सिविल वालों जान लो, सिविल वालों को सिलेबस में है ये। ठीक है। क्या इसको काल्डेरा, 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 काल्डेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्डेरा। ठीक है। जो मैग्मा से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? काल्डेरा। कोई लैपिली, स्मॉल लाइक जैसे पी, मटर के दाने की तरह लैपिली बोलते हैं। और जो बड़े पत्थर निकलते हैं ना चट्टानों के, ठीक, उसको बोलते हैं बॉम्ब। क्या बोलते हैं? और जो छोटे छोटे उससे छोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बुलेट्स। ठीक है। एक ही पार्टिसिपेंट मैं ही हूं क्या इसमें? ओनली वन ही स्टूडेंट आया अभी यहाँ। क्या हुआ? काल्डेरा, बुलेट्स, बॉम्ब्स। ठीक है ना? अब आप बात करते हैं पॉपुलेशन की। एक क्वेश्चन पक्का है। हाँ, पॉपुलेशन सेंसस से एक क्वेश्चन श्योर रहेगा एग्जाम में, ये नोट करके जाना है। इंडियन पॉपुलेशन। देखो, हमारी पॉपुलेशन की थ्योरी है पॉपुलेशन शॉर्ट में। ठीक है। हम आपको बता देते हैं पॉपुलेशन के, और कुछ एग्जांपल लिख लीजिए उसके, वोल्केनोस के एग्जांपल लिख लीजिए। ठीक है। वोल्केनोस टू टाइप के होते हैं, एक्टिव एंड डोरमेंट। एक्टिव एंड डोरमेंट। डोरमेंट समझते हो ना? और एक्सटिंक्ट लिखिएगा, तीन हो गए। एक एक्टिव वोल्केनो है, और एक आपका डोरमेंट होता है, डोरमेंट वोल्केनो, और तीसरा होता है एक्सटिंक्ट। खत्म। ठीक है। एक्टिव है, सक्रिय है। डोरमेंट का मतलब होता है दगने वाला है, बस दगेगा नहीं, ब्लास्ट करने वाला है। विसुप्त, क्या बोलते हैं उसको? सुसुप्त अवस्था में है। एक्सटिंक्ट बने, खत्म हो चुका है, उसका मैग्मा निकल चुका, ब्लॉक हो चुका। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक्टिव वोल्केनो में लिखिए मोनोलोआ हवाई। मोनोलोआ हवाई द्वीप। मोनोलोआ, मोनोलोआ हवाई आइलैंड। मोनोलोआ हवाई आइलैंड। हवाई कहाँ है? अमेरिका के पास। कल ही बता रहा था ना कि यहाँ से बड़ा कम है। ठीक है। अगला इटना, सिसिली। एटना एक्टिव है। सिसिली, इटली। एटना, एटना, ईटी। हाँ, सिसिली। बेसुबियस, बेसुबियस। इटली। इटली। वेसुवियस किसी है? इटली। स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली मेडिटेरियन सी। ठीक है, दिखाओ। देखिए कहीं स्ट्राम्बोली इज कॉल्ड
लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी, दिन भर जलता, मतलब मेडिटेरियन सी में जलता रहता है तो पूरा मेडिटेरियन से चमकता रहता है, नहीं लाइट रहता है। दिस इज कॉल्ड लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी। क्या कहते हैं इसको? लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी। दिस शॉम्बली इज क्या? लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी। ठीक है, अब लिखिए डोरमेंट। ठीक है, डोरमेंट। डोरमेंट नॉट इरप्टेड फॉर क्विट समटाइम्स। Dormant not erupted for quite sometimes. Dormants not erupted quite sometimes. फ्यूजियामा जापान। फ्यूजियामा कहाँ का? जापान का। करकोटा इंडोनेशिया। क्राकाटाओ है, क्राकाटाओ, करकोटा लिखा, क्राकाटाओ, क्राकाटाओ इंडोनेशिया का। बैरन आइलैंड इंडिया। बैरन, देखो बैरन जो है ना एक्टिव में लिख देना, एक्टिव वोल्केनो है। हाँ, ओनली वन आइलैंड है बैरन, एक्टिव वाले लिख लेना। इंडिया का है, ओनली वन एक्टिव वोल्केनो है जो बैरन है। हाँ ठीक है। तो ये कैसा है आपका? और एक्सटिंक्ट जो है खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे हैं जो खत्म हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट तो होते हैं जिनको खत्म हो चुका होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। बैरन बहुत पूछता है। बैरन ओनली वन एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया। कहाँ रहता है? निकोबार में है। निकोबार में ये पूछेगा बैरन आइलैंड से। चले, हो गया। अब पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन क्या है आपको पता है। टाइप्स ऑफ पॉपुलेशंस, वर्ल्ड पॉपुलेशन इन इंडियन पॉपुलेशन। अब इसको हम आप जल्दी से बताते हैं आपको पॉपुलेशन कैसे। ठीक है, पॉपुलेशन हेडिंग डालिए। ठीक है, इसके लिए तीन था। पहला था थॉट आता है माल्थस। ठीक है, माल्थस थ्योरी क्या आती है? माल्थस थ्योरी कहानी सुनिए माल्थस की। माल्थस ने कहा था कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो एपी में हो रही। कैसी हो रही है? एपी, अर्थमेटिक प्रोजेक्शन। यानी जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन चल रहा है वो किस में चल रहा है? सॉरी, जो प्रोडक्शन चल रहा है किस में चल रहा है? प्रोडक्शन चल रहा है एपी में। क्या चल रहा है? एपी में। अगर एक बोरा देश का कंट्री, कोई कंट्री 1 कुंतल कोई चीज प्रोडक्ट करता है तो अगले साल वो 3 कुंतल और बढ़ा सकता है, और 5 कर सकता है, 7 कर सकता है। तो अगर देखेंगे तो 1 2 3 3 2 5 हो रहा है, यानी कैसा एपी बन रहा है ना किसी में। लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है वो किस में ग्रोथ कर रही है? हमारी पॉपुलेशन कर रही है जीपी में। क्या कर रही है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो जीपी भी कैसे? जैसे हम दो मियाँ बीबी, हमारे 2 बच्चे। ठीक है, हम दो मियाँ बीबी तो हम 4 हो गए। अब बेटी के भी बेटा होगा और 2 हो गए, और बेटे के भी 2 हो गए, तो कितने हो गए? 8। फिर उसके बाद ऐसे बढ़ेगा। तो उन्होंने माल्थस ने कहा था पॉपुलेशन जो बढ़ेगी जीपी में बढ़ेगी। तो 2 4 8 16 32। ठीक है, और उन्होंने कहा कि ठीक है, और क्या कहते हैं उन्होंने एक वर्ड दिया, कहा कि एक दिन ऐसा होगा कि लोग रोटी के लिए, क्योंकि जो प्रोडक्शन और पॉपुलेशन में जो गैप बनेगा इससे इंडिया जैसे कंट्रीज में 2021 तक यहाँ बहुत बड़ी भुखमरी फैलेगी। ठीक है, अब ये तो कौन कहा था? माल्थस ने। तो आपको एग्जाम में कैसे पूछता है? हु सेड द पॉपुलेशन विल ग्रो इन जीपी? कौन कहा था? माल्थस। ठीक है ना, माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या कैसे बढ़ेगी और प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? एपी में। तो जनसंख्या और पॉपुलेशन और उसके बीच में क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। और डिफरेंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, प्रोडक्शन कम होगा, पॉपुलेशन ज्यादा होगी। ठीक है ना, प्रोडक्शन कम है तो पॉपुलेशन ज्यादा, तो एक बार लूट रोटी के लिए लड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद माल्थस के बाद है। ठीक है, वो क्या कहते हैं एक दूसरे साइंटिस्ट, उनका नाम था क्या? मार्स ने कहा था। वो माल्थस के बाद आए थे एक और कीन्स, उन्होंने कहा कि ऑप्टिमम थ्योरी। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि जनसंख्या बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और रेवोल्यूशन भी होगा, लोग इसका मैक्सिमम यूज करेंगे। इसे ऑप्टिमम थ्योरी बोलते हैं। यानी पॉपुलेशन का, प्रोडक्शन का ज्यादा, यानी लोग जिससे एनवायरमेंट है। अभी देखिए कोई चीज के सब्स्टिट्यूट यूज
खोज रहे हैं हम लोग ना, जब प्रोडक्शन कम हो रहा है उस चीज का सब्स्टिट्यूट खोज रहे हैं। तो क्या उन्होंने जनसंख्या बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, लेकिन ये जनसंख्या अपने विनाश का कारण खुद बनेगी। ठीक है, कैसे बन नहीं रहे हम लोग अपने विनाश का कारण। ठीक है, अभी कोरोना नहीं होता तो कैसे जीना मुश्किल हो गया था। ठीक है ना, तो जनसंख्या भी बढ़ेगी और विनाश का, यही जनसंख्या अपने विनाश खुद ही बनेगी। ठीक है, और एक दिन ऐसे पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये क्या, इसका क्या है, जनसंख्या पे रोक लगाया। उसके बाद सस्टेनेबल थ्योरी आई, सस्टेनेबल थ्योरी आई। ठीक है, कीन्स के, इन्होंने दिया था ऑप्टिमम थ्योरी। कीन्स, कीन्स, हाँ, KIENS, कीन्स। कीन्स ने ऑप्टिमम थ्योरी दी थी, माल्थस ने एपीजीपी में बताया था, कीन्स ने अपने ने। फिर क्या हुआ, अपने इंडिया में और इसकी क्या नाम है, फॉरेन में कॉन्डोम की खोज हुई, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की खोज हुई। तो पॉपुलेशन ग्रोथ करने के जो प्रोडक्शन, और इधर एग्रीकल्चर में क्या हुआ, रेवोल्यूशन हुआ। फ्रांस में, इंडिया में, अदर कंट्रीज में रेवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण प्रोडक्शन बढ़ा। तो इन लोगों का जो क्या कहते हैं टाइम था, वो तो फ्लॉप हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन पावर भी बढ़ गया। तो किन्स ने बोला था कि एक दिन ऐसा है, कोई बात नहीं है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द क्या कहते हैं लैंड करेंगे, और एक दिन क्या होगा, यही जो पॉपुलेशन वो भी खत्म हो जाएगी, एक दिन ये विनाश का कारण बनेगी। तो तब से उसके बाद आते ही 1945 के दौर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होने लगी, कि ऐसी बात करेंगे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। समझ में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हम क्या होता है कि हम यूज तो करेंगे, हम यूज तो करेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रिजर्व करेंगे, सुरक्षित रखेंगे। तब से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरी चलती है। क्लियर है? इसमें एक क्वेश्चन आपसे आएगा माल्थस का, पॉपुलेशन की थ्योरी किसने दी थी? माल्थस। तो उन्होंने क्या बताया था, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी जीपी में, और इसको और इसको एपी में। किन्स ने क्या दिया था, ऑप्टिमम में क्या दिया था। ठीक है, फिर यूनो के बैठक हुई, यूनो में एक रिपोर्ट आई, उसने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलेगा, सस्टेनेबल। ठीक है ना, तो जनसंख्या, लेकिन उन्होंने जो एक्सप्लोरेशन दी थी, एक्सप्लोरेशन को फ्लॉप हो गई थी। इसलिए फ्लॉप हो गई थी कि आपने देखा था कि 1967 के करीब कॉन्डोम, प्रिकॉशंस और बहुत सारी चीजें को, और एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा, स्वामीनाथन जी हमारे एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन ला दिए थे, हुआ था ना। तो जिसके कारण जो है क्या कहते हैं, मैक्सिमम जो है क्या कहते हैं प्रोडक्शन हुआ, और जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं हुआ। ठीक है ना। और अब कोरोना, अब क्या कर रहा है कोरोना। हाँ, ठीक, तो अब क्या हो रहा है, कोरोना है, क्या है, कोरोना। ठीक, तो अब ये पॉपुलेशन की थ्योरी देने के बाद उन्होंने फेजेस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, फेजेस ऑफ द पॉपुलेशन बताया। फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज में क्या होता है, हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ठीक है, इन एक्चुअली ये पुअर कंट्रीज में होता है। किस में होता है, पुअर कंट्रीज में। पुअर कंट्रीज होती है जो जैसे सोमालिया हो गई, इथोपिया हो गई, जिबूती हो गई, जमाइका हो गया, दीज आर द पुअर स्टेट्स, हाई बर्थ। यहाँ बच्चे तो, क्योंकि मार्क्स कहता है ना, गरीब लोग बच्चे बहुत पैदा करते हैं। मार्क्स कहता है कि जहाँ गरीबी होगी देखो वहाँ बच्चे बहुत पैदा होंगे, जहाँ अमीर होते हैं ना बच्चे वही पैदा करते हैं। उसका रीजन है, अमीर सोचता है ना कि अगर ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो हमारी जो कैपिटल हो वो डिवाइड हो जाएगी, और गरीब सोचते हैं कि जितने बच्चे पैदा कमा करेंगे, कमा के लाएंगे। ठीक है, तो ये मार्क्स दिया था थ्योरी, किसने दिया था, मार्क्स। तो मार्क्स का सोच है ये, कहता है कि गरीबों के जो है क्या कहते हैं मनोरंजन के साधन की जो वाइफ होती है, और जो क्या कहते हैं अमीरों के मनोरंजन के कई साधन होते हैं, जैसे क्लब है, पार्टीज है। ठीक है ना, तो क्योंकि मार्क्स जो है ना वो हमेशा गरीबों की वकालत करता था। कैसा करता था, जर्मनी का था वो, हमेशा किसकी वकालत करता था, हमेशा गरीबों की। वो कहता है कि एक दिन ऐसा होगा दुनिया में जो है ये गरीब लोग ना जो सबके छुरा में भोगेंगे, और जो धन होगा वो बांट लेंगे आपस में। ये कहता था मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स का क्या कहना था कि गरीब लोग इसलिए बच्चे पैदा करते हैं, उनकी सोच होती है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा अर्निंग होगी। तो वही अमीरों की सोच होती है अगर ज्यादा बच्चे होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो प्रॉपर्टी का। ठीक है, जिसपे क्या हो जाएगी, गरीब हो जाएंगे हम, होगा कि नहीं। तो ये किसकी थ्योरी थी, मार्क्स की। यहाँ तो उसने कहा हाई बर्थ रेट, तो जहां भी गरीबी होगी याद रखना वहां हाई बर्थ रेट होती है। लोगों की सोच होती है कि अगर ज्यादा बच्चे होंगे, 10 बच्चे हैं, अगर 10 बच्चे में
60 9 मर गए, 2 तो बचेंगे। 1960 से 70 के डिकेड्स में आप देखिए इंडिया में भी ऐसे चल रहा था। आज इंडिया ग्रोथ हो रहा है। आप भी पुराने जमाने में देखे होंगे, किसी कोई कोई 4 4 भाई 5 5 भाई है, 6 6 भाई हो जाते थे, वो नहीं मरते थे, 6 6 भाई तैयार हो गए। ठीक है, मदर फादर की सोच होती थी, आप तो एक ही बच्चा बहुत बड़ा होता है, एक ही बच्चे को पाल लो, 2 बच्चों को पाल लो, क्योंकि हाईली उस पर हम लोग एजुकेटेड हो गए ना। तब उस समय ऐसे था, देश में गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नहीं थी, पॉलिसीज नहीं थी, गवर्नमेंट के पास थी पॉलिसीज नहीं थी। अब तो मर्टेंटी रिलीफ, मैंने आपको कितना पढ़ाया था पॉलिटी में, ठीक है, एम्बुलेंस फैसिलिटीज, और उसके बाद कितना कितना रिलीफ मिलता है, उसके बाद आपका सब चीज फ्री है गवर्नमेंट का, असिस्ट को मानते हैं तो हम लोग। ठीक है, तो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, इनका मतलब है कि ज्यादा बर्थ रेट होगा ज्यादा, तो जितने इंडिया वर्ल्ड के पुअर कंट्रीज हैं उनका हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है। यानी जैसे पैदा हुआ मर ही जाता है, या तो पेट में मर गया, या पेट पैदा होने के बाद मर गया बच्चा, या तो ठीक है। अब उसके सेकेंड फेज ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसमें कहता है कि हाई बर्थ रेट, हाँ हाई बर्थ रेट और लेस डेथ रेट, ठीक है, सेकेंड फेज ऑफ द रेट, ठीक है। हाई बर्थ सेकेंड फेज ऑफ द पॉपुलेशन में कहता है हाई बर्थ रेट, यानी बर्थ रेट तो हाई रहती है जैसे पाकिस्तान में। अब धीरे धीरे पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडिया वो सेकंड फेज में चल रहा है, वो कौन, आपका पाकिस्तान। तो यहाँ हाई बर्थ रेट तो चल रही है, प्लस लेस बर्थ रेट है, ठीक है। लेस बर्थ रेट ऐसे रहा कि यहाँ सरकार जो है अमेरिका की हेल्प से कई सारे प्लान चला रखी है, तो धीरे धीरे, ठीक है। अब क्या कहते हैं, तो हाई बर्थ रेट एंड लेस डेथ रेट होती है, यानी पैदा तो हो जाता है, बच्चा कम मरता है। पहले क्या होता है, निमोनिया होता है, कालरा होता था, क्या क्या होता था, ठीक है, उससे बच्चे मर जाते थे। तो 30 दिन में वो कंट्रीज लिख लीजिएगा, जिसमें आता है पाकिस्तान बांग्लादेश, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, देश पूछता है किस, पाकिस्तान बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश मालदीव म्यांमार श्रीलंका। पहले में लिखिए सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, पापुआ न्यू गिनी, लिखते जाओ, भेजते गरीब राष्ट्र है सब। गुयाना, नाइजर, नाइजर, गुयाना, नाइजर एंड गुयाना, ठीक है। अब ये सब क्या है, ये सब गरीब राष्ट्र थे फर्स्ट वाले के। सेकंड वाले के क्या थे, हाँ हाँ, दीज आर द सेकंड फेज, ठीक है। थर्ड फेज लिखिएगा, लो बर्थ रेट लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ, ठीक है। इस पे क्या, बर्थ रेट इंडिया की अब घटी है, माइनस हुई है, और क्या कहते हैं डेथ रेट भी कम हुई है, तो इससे इंडिया लिखे, एग्जांपल लिखेगा, थर्ड फेज में इंडिया है, पूछता एग्जाम में। यूपीएससी तो पूछ चुका है 2013 में कि इंडिया किस फेज में है, पॉपुलेशन के थर्ड फेज में है, ठीक, थर्ड फेज पे, ठीक है ना। हाँ, इंडिया के अलावा और भी इंडिया लिखा, इंडिया, चाइना, ठीक है, चाइना के बाद इस पे पड़ता है वियतनाम एक्सेट्रा। इंडिया का पूछेगा बस इसमें, इंडिया पॉपुलेशन के किस फेज में है। अब लिखिए, ठीक है, फोर्थ फेज लिखिए, ठीक है। देखिए, हाईली हाईली लेस बर्थ रेट, हाईली लेस बर्थ रेट एंड हाईली लेस डेथ रेट, हाईली लेस डेथ रेट। अच्छा, हाईली लेस बर्थ रेट एंड हाईली डेथ, जो हाईली ऐसे तो देखो इन लोगों के यहाँ, जैसे न्यूयॉर्क हो, क्या कहते हैं न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, दीज आर द हाईली हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, जिनका कभी भी देखो यूएनडीपी में पहला स्थान आता है, ठीक, क्या कहते हैं उसमें क्या नाम है, हाँ डेवलपमेंट प्रोग्राम में यूएनडीपी का जो रजिस्टर आता है उसमें चार्ट आता है, उसमें पहला स्थान होता है, उसमें नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन। इन लोगों की जैसे मैरिज जैसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जैसे हमारे यहाँ शादी एक संस्था है ना,
शादी करनी उनके लोग, ये लोग कैसा जीना पसंद किया, एडवेंचरस लाइफ। कैसी लाइफ, पहाड़ों पर से कूद पड़ेंगे, पानी में चले जाएंगे, दुनिया घूम के आएंगे, पर शादी नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब ये बच्चों में अपनी एंजॉय करना चाहते हैं। ठीक है, अगर यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो यहाँ की सरकार उसको क्या करती है, तुरंत अडॉप्ट कर लेती है, गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेती है और इसको एजुकेशन से लेकर जॉब तक देती है। और बच्चे पैदा करने के लिए क्या कहते हैं, मदर एंड फादर को क्या करती है, रिवार्ड देती है, रिवार्ड अवार्ड देती है। ठीक है, इंडिया में मार्क्स थ्योरी चलती है ना, मार्क्स ऐसा नहीं चलता है ऑनलाइन। ठीक है ना, इंडिया में रिवार्ड अवार्ड जो है क्या कहते हैं, सप्ला होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जो है क्या कहते हैं, यहाँ का कॉन्सेप्ट भी कुछ और है। ठीक है, मार्क्स, लेकिन अब काफी जितना है हम लोग कैपिटलिस्ट की ओर कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, तो हम लोग अब बच्चे पैदा में कहाँ इंटरेस्ट करते हैं, कहाँ करते हैं हम लोग, बताइए कहाँ करते हैं, किसके साथ इस जमाने में 2020 2014-15 के बाद सिर्फ एक बच्चे, दो बच्चों से ज्यादा नहीं है। जो बेटी की तलाश बेटा ढूंढ रहे हैं, बेटे की तलाश में बेटी से, वो तो गलत है। अब वो भी जागरूक हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं। ठीक है, आजकल तो ये इन द सेंस मेरा कहना है, हाईली बर्थ रेट, हाईली डेथ रेट, ये लोग वो लोग होते हैं हाईली डेवलप्ड कंट्री, जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, डेनमार्क, दीज कंट्रीज आर हाईली वेल एजुकेटेड। और इनके अंदर ये होता है कि ये इनकी जो है क्या कहते हैं, इनकी आबो हवा भी अच्छी है, समझ में आ, इनकी आबो हवा भी अच्छी है। दूसरी चीज, इनकी सरकार इतनी ज्यादा फैसिलिटीज देती है। तीसरी चीज, इनकी यहाँ मैरिज जैसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैरिज है तो पार्ट टाइम के लिए, वनली बस सेक्स के लिए मैरिज है, बाकी सेक्स कोई मैरिज वरिज नहीं है। वो भी ओपन करते हैं तो इनके लिए आम कॉमन सी बात है। ठीक है, इंडिया में ही देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, इंडिया में हाईली, केरला देख लीजिए, आप उधर चाहिए, नॉर्थ ईस्ट चाहिए, हाई थिंकिंग है, मैरिज जैसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, अगर नॉर्थ में देखेंगे तो मैरिज बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिए, भाई हमारी शादी हुई है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पति देव हैं, मैं इनकी पत्नी देवी हूँ। इंडिया है, इंडिया। ठीक है ना, अब ये है हमारे यहाँ, तो क्या कहते हैं, ये तो हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे इंडिया किस फेज में है, याद रखना, थर्ड फेज में है। ठीक है, अब क्या होता है, ठीक है, पॉपुलेशन डिविडेंस सुना होगा ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन डिविडेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको देखते हैं। तो क्या हुआ, प्लस कर देते हैं। ठीक, क्या लॉन्ग फेज टू डॉग फेज विद डिफरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, लेट्स टॉक अबाउट द, ठीक है, अब पिरामिड, पॉपुलेशन का पिरामिड, पिरामिड ऑफ, ठीक है। अब जो इंडिया का पिरामिड है, देखो जो पॉपुलेशन होती है, देखो पहले उसको कई भागों, एक तो होती है 0 to 6 ईयर्स। ठीक है, ये तो किसी नेशन के लिए क्या है, एक असेस्ट है, क्योंकि जो ये बच्चा बड़ा होकर के देश के लिए ग्रोथ करेगा, है कि नहीं, यही बच्चा जो है बड़ा होके ग्रोथ करेगा। फिर उसके बाद 14 ईयर्स से अगर जॉब में देख लो तो 14 ईयर्स से अप टू 35 ईयर्स तक ये पॉपुलेशन जो होती है, ये कैसी होती है, लेक्स एक्सपीरियंस होती है, पर हार्ड वर्किंग बहुत होती है। लेक्स एक्सपीरियंस होती है और हार्ड वर्किंग होती है। ठीक है, अगर देखोगे 35 से लेके 65, 35 से लेके 65 तक, यहां देखोगे हाईली एक्सपीरियंस, लेस वर्किंग कैपेसिटी, हाईली एक्सपीरियंस, लेस वर्किंग कैपेसिटी, हाईली एक्सपीरियंस होता है और लेस वर्किंग कैपेसिटी होती है 65। और 65 के बाद यानी हाँ 65 to 100, ठीक है, नो वर्किंग पावर, ओनली एक्सपीरियंस। ठीक है, तो दीज आर द कॉल्ड पिरामिड। तो पिरामिड ऐसे बनता है, ठीक है, ठीक, 0 to 6, 0 to 6। अब देखो ज्यादा बच्चा पैदा होगा तो कुछ मर जाएगा ना, ज्यादा बच्चा अगर देश में, कंट्री में ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, मतलब 10 हो गए तो 10 में से 8 ही बचेंगे ना, तो दो, तो ये तो पिरामिड कैसा झुकेगा, ऐसे हो जाएगा ना स्लोप। नहीं समझ पा रहे हो, समझ ना, अगर 0 to 6 बच्चे पैदा हुए 6 साल के अंदर कुछ मर गए, तो ये ग्राफ ऐसे घुसेगा ना अंदर, ये पिरामिड बनाना है ये। ठीक,
और 6 to 14 ईयर्स के हो गए, तो ये क्या कहते हैं, मैं मानता हूँ इसको डिवाइड कर दिया 0 to 6, क्योंकि आपको पता है ये लेस वर्किंग है, ओनली बर्डन ऑन नेशन है, लेस वर्किंग बर्डन ऑन नेशन। तो लेस वर्किंग है, क्या है, लेस वर्किंग है और बर्डन ऑन नेशन है, बर्डन ऑन नेशन है, यानी कम से काम करते हैं लेकिन देश के लिए ये बोझ होते हैं। ठीक है, इनको क्या करना है, तो इनको ये, लेकिन ये फ्यूचर असिस्ट है, क्या है, फ्यूचर से। अब छोटा बच्चा क्या करता है, दूध पीता रहता बिना मतलब, उल्टा चिल्लाता भी है। ठीक है, तो बर्डन ही है। ठीक है, वो कुछ कमा के लाता है, फ्यूचर ऑफ कंट्री है, लेकिन देश का भविष्य है। तो इसीलिए सरकार कहती है फ्यूचर ही बनाओ, पहले इनको अच्छे से प्रोटेक्शन दो, ताकि ये मरने के बाद, क्योंकि जो एक बच्चा मरता है ना, सबसे ज्यादा माँ बाप का नुकसान नहीं होता है, इंडिया का नुकसान होता है। क्या होता है, देश का नुकसान, कंट्री का नुकसान होता है। कैसे भाई, सरकार, भाई माँ के पेट में है, सरकार ने सारी इंजेक्शन फ्री कर दिए प्रेगनेंसी के दरमियान, लगवा लो जितना इंजेक्शन लगवाना है। ठीक है, फिर फूड्स दे रही है, लो गुड़िया आ गई। ठीक है, खाने के लिए फूड्स दे दी। ठीक है, सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, मेडिसिन, वो जो मिडवाइफ्स आती हैं मेडिसिन देती हैं। तो ये क्या पैसे नहीं लगते, सबके पैसे लगते हैं। ठीक है, ये पैसे आते हैं हमारे कहाँ से हैं, हमने कर्ज लिया है उनसे। ठीक है, उन संस्थाओं से। तो वो जो क्या कहते हैं, ताकि आने वाला फ्यूचर, हमारा जो फ्यूचर हो अच्छा हो, अच्छा बेबी होगा, अच्छा बेबी होगा तो ज्यादा दिन जिएगा, और ज्यादा मेंटल डेवलपमेंट होगा तो देश ज्यादा होगा। सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती जो कंट्रीज है, इन लोगों में देखते हैं बच्चे एकदम एक्सप्लॉइटेड होते हैं, बच्चों को देखो एकदम एक्सप्लॉइटेड होते हैं। कैसा होता है, कुपोषित होते हैं, हाँ एकदम शोषित होते हैं, जिससे लगता है कि खाने के लिए, सही है, खाने के लिए नहीं मिलता है, बहुत गरीबी है। ठीक है, कंपेयर कर लीजिए इंडिया के 2 स्टेटों में, तो आप कंपेयर करके पता चल जाएगा। नाम नहीं लेना चाहूंगा कि कहाँ के लोग कैसे होते हैं। ठीक है, तो जो रिच होंगे कैसे, उनके चेहरे को देख लो, जो वो होते हैं उनके चेहरे देख लो, एक्सप्लॉइटेड होते हैं। ठीक है, तो दिखता है। तो 14 ईयर कल्चर लेस वर्किंग होता है, लेकिन काम तो करता है, कुछ ना कुछ ये कमा के लाता है, लेस वर्किंग होता है। अब देखो जो होटल होटल में काम करते हैं लड़के, काम करते हैं ना, कुछ तो काम करते हैं। ठीक है, और कुछ ना कुछ नेशन में कंट्रीब्यूट तो कर रहे हैं ना, 14 ईयर्स का बच्चा। ठीक है, अब 35 जो होता है, ठीक है, 35 जो होता है, 35 तक का तो, हाँ यहाँ जो होगा बहुत ही हार्ड वर्किंग होगा। कैसा होगा, हार्ड वर्किंग पीपल होगा। कैसा होगा, हार्ड वर्क। उसके बाद जैसे 35 to 65 पहुंचता है, इसकी जो एक्सपीरियंस है, कैपेसिटी है, वैसे ये 40 तक, याद रखिए 35 to 40 मानता है। अलग अलग बुक में कई बुकों ने लिखा है, माजिद हुसैन ने लिखा कि 35 to 40 होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी की सबसे बेस्ट बुक है उनकी। ठीक है, तो 40 तक जो है क्या कहते हैं आपको, तो आप देखिए हार्ड वर्किंग में, एग्जाम में आपकी मैक्सिमम एज 40 डिसाइड की गई है किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, और कितना 40 मैक्सिमम होनी चाहिए, 43 तो वो तो रिलैक्सेशन है, वो क्या है, रिलैक्सेशन है। ठीक है ना, 40 होनी चाहिए। 40 से 65 रिटायरमेंट की, 60 to 65 रिटायरमेंट एज होती है। हाँ 60 है, 65 किसी किसी डिपार्टमेंट में, आपके डिपार्टमेंट में होगी। एंड 1 is 100। ठीक है, ये बुढ़ा, मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन। ठीक है, मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सनैलिटी कौन। ठीक है, तो हाँ बाबा, पैदा तो यहाँ होते हैं ना, 100 बच्चे पैदा हुए तो 80 बच्चे अगले साल फिर मर गए, कुछ जवानी में तो मर जाते हैं, इसीलिए देखो ना, डेथ में, और कुछ मर जाते हैं ऊपर। ठीक, और कुछ मर जाते हैं एकदम, जाते जाते पिरामिड कैसा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, सिंगल। ठीक है, क्या सभी बुढ़े जीते हैं, जितने जवान से बड़ा सब जीते हैं, सब मर जाते हैं की। ठीक है, हाँ क्या हुआ, क्या जी, 100 से ऊपर भी जी लेते हैं, तो एकदम एकदम नूक से होगा, ट्राइंगुलर, एकदम ट्राइंगुलर पे होगा। तो ये पिरामिड कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब पिरामिड बनाने का तरीका तो मैंने बता दिया कि पिरामिड वैसे बनता है पॉपुलेशन का। अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन रहता है यहाँ से कि पिरामिड कैसे, पॉपुलेशन फेज, पॉपुलेशन फेज ऑफ पॉपुलेशन, पिरामिड ऑफ द पॉपुलेशन, अब बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आपको यहाँ मैंने समझाने के लिए बोला था कि 35 to 40 के बीच में, फिर 100 ग्रोथ होती रहती है। अब हम बात करते हैं
देखो जब इंडिया का जो ग्राफ है कैसा है, आपका 0 to 14 यहाँ तक है, ठीक है, 0 to 14, उसके बाद ऐसा हुआ है, ठीक, उसके बाद ऐसा होकर के ऐसा हो गया है, ठीक, इंडिया का। तो जो देखो 14 से लेकर के जो एज है और यहाँ तक जो क्या कहते हैं एज जो है क्या बोलते हैं 95, ठीक है, यानी यहाँ 60 तक, 60 नहीं, ये हो गया 40 to 100, ठीक है। तो बीच में जो पॉपुलेशन का ये स्टोमक है, देख रहे हो पेट जैसा दिख रहा है, ये बहुत बड़ा है। तो इंडिया का इस बार सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डिविडेंस है, यूथ है, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूथ है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का यूथ पॉपुलेशन है इंडिया में, और इस इंडिया को बेनिफिट लेना चाहिए, ठीक है। हमारे यहाँ किस समय सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डिविडेंस है, पॉपुलेशन डिविडेंस बोल रहे हैं जनसंख्या का लाभांश है, ठीक है ना। तो डिवाइड हो रही है ना, तो यूपीएससी ये भी पूछा हुआ है कि कितनी मैक्सिमम जनसंख्या सर्वाइव करता है, यार रखिए 14 to 40, 14 से 40 तक की जनसंख्या मैक्सिमम जनसंख्या यहाँ है, जो यूथ पॉपुलेशन है, क्या एक्टिव है, क्या 14 to 40 लिखा, तो 14 to 50। तो हमारा जो ये पॉपुलेशन का गुड़िया ये ग्राफ ना ऐसे बनाना, थोड़ा ऐसे, क्योंकि बुढ़ा आगे जाके कॉर्नर होगा तो ग्राफ होगा, ठीक है, ऐसे बनाना इसको, पूरा गोल नहीं, पूरा गोल नहीं बनेगा, क्योंकि ये आगे जाके कम होते जाएंगे ना, कुछ जवानी में खत्म हो जाते हैं, कुछ तो बुढ़ापे में खत्म, ठीक है। इस ग्राफ को समझो, सी सैट के पेपर में इस ग्राफ को ही पूछ लिया था कि इसमें से कौन सा पॉपुलेशन ग्राफ है, ठीक है। इस ग्राफ को समझो, ये ग्राफ अपने मन से नहीं बनाया गया है, ये ग्राफ आपको बताया जाएगा ग्राफ कैसे यूज किया जा रहा है, पॉपुलेशन ग्राफ, ठीक है ना। तो आपको बताया था कि ये खत्म हो जाते, क्या होते हैं, डेथ हो जाती है इनकी, तो अंतिम में तो पॉपुलेशन डिविडेंस। अब लिखिए फर्टिलिटी रेट, प्रजनन क्षमता जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। सुने, देखो थोड़ा ये बायोलॉजिकल है, और थोड़ा आप गर्ल्स एंड बॉयज बहुत केयरफुली सुनिएगा, हंसिएगा तो बहुत पीटेगा, ठीक है ना। ये फर्टिलिटी रेट कहते होती है, फर्टिलिटी मेल की नहीं निकाली जाती, किसकी निकाली जाती है, फीमेल की। तो 14 से लेके अगर 25 के बीच जो फर्टिलिटी रेट होती है वो सबसे ज्यादा होती है, हाईली फर्टिलिटी रेट, लिख लीजिएगा हाईली फर्टिलिटी रेट, यानी इस समय फीमेल तुरंत बेबी अडॉप्ट करती है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 14 to 25 के बीच में, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ द क्या कहते हैं पीरियड्स जैसे स्टार्टिंग होता है 14 to लेकर 16 के बीच, ये हाईली 25 के बाद, यानी इनका जो हाईली बेबी बर्थ रेट भी है, लिख लीजिए हाईली बेबी बर्थ रेट 14 to 25 के बीच में, 14 to 25 के बीच में, ठीक है। हाँ 14 टू हाईली बर्थ रेट होता है, यानी इस समय तो सरकार क्या कह रही है, सरकार कह रही है क्योंकि 14 में अगर बच्चा किसी की शादी कर दिया जाए 14 साल 16 साल में, तो क्या होगा, तो वो हाईली अडॉप्टेबल होगा बच्चा, माँ जो है कैसी होगी, माँ होगी वीक, और बच्चा भी वीक होगा, क्योंकि बॉडी एकदम डेवलपमेंट नहीं होगी, तो बच्चे भी की डेथ हो जाएगी और माँ की भी डेथ हो सकती है ड्यूरिंग द, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने कहा शादी की एज कितनी होनी चाहिए, 18, थोड़ा बर्थ रेट ठीक हो, 18 कितनी होनी चाहिए, 18, शादी की किसकी, लड़के की, लड़की कितनी होनी चाहिए, 18, लड़की की कितनी हो जाए, फिर भी बेबी अडॉप्टेबिलिटी रेट बहुत ज्यादा होती है, हाईली, ठीक है, फर्टिलिटी रेट हाईली होती है। तो और मेन की देखो, मेल की एज जो होती है वो 21 मानी गई, डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने। अब इस बात को जो है क्या कहते हैं, आप जानते हो रियलिटी क्या है, अब सरकार चाह रही है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसमें ये कहा जा रहा है, कुछ दिन पहले बात भी उठी थी, शादी की रेट अब 21 करो लड़कियों की, ठीक है, कैसे करो, क्योंकि कम उम्र में शादी हो जाती है, ज्यादा 25 आते आते बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि नेशन के ऊपर बर्डन हो जाती है, पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे 25 यानी लेट मैरिज को बढ़ावा देना, ठीक है। अब देखो कोई भी नेशन तभी डेवलपमेंट कर सकता है जब वहां की फीमेल एजुकेटेड हो, ठीक है, क्योंकि एक फीमेल पढ़ती है तो सब पूरे परिवार को पढ़ाती है, और एक मेल पढ़ता है तो सिर्फ कमाता है, ठीक है। तो किसी भी फैमिली का जो सेंट्रॉइड होता है वो कहाँ होता है, फीमेल में। तो इसने कहा कि सरकार ने कहा कि ऐसा है शादी की एज कब, तो फीमेल्स को किस में लाना है,
फीमेल्स को एजुकेशन में, किसमें लाना, एजुकेशन। फीमेल जितना एजुकेशन में आएगी उससे ज्यादा क्या कहते हैं, हाँ यानी जितना लेट मैरिज होगी। तो सरकार ने कहा था कि 2020 में प्रोग्राम, 2020 तक एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, सॉरी पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में, 2000 पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, सन 2000 में एक जनसंख्या नीति आई थी। उसमें 3 जो है क्या कहते हैं पॉलिसीज अपनाई गई थी। पहली पॉलिसी ये थी कि ठीक है लेट मैरिज को बढ़ावा देंगे, किसको देंगे, लेट मैरिज, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन करेंगे, ठीक है, और प्रिकॉशन को प्रमोट करेंगे। क्या करेंगे, प्रिकॉशंस को प्रमोट करेंगे, क्या, लेट मैरिज को बढ़ावा देंगे, ठीक है, और क्या कहते हैं गर्ल्स एजुकेट करेंगे, फीमेल एजुकेशन की फोकस करेंगे और प्रिकॉशन को बढ़ावा देंगे, ठीक है। उस तरह सरकार ने तत्काल में देखो ऐड आता था 2000 के अप्रोक्सीमेट सरकार की पॉपुलेशन पॉलिसी का, ठीक है, आता था ना, ऐड आता था, प्रिकॉशंस लाइक एज कंडोम्स का ऐड आता था, प्रिकॉशंस, ठीक है, ये सारी चीजें ऐड डाली जाती थी, क्यों, पॉपुलेशन बर्थ कंट्रोल करने के लिए, ठीक, ठीक है। तो यहाँ इन द सेंस यहाँ हाईली, तो सरकार ने कहा कि ऐसा है 3, अब शादी की देख लेना 21 होने वाली है, ठीक है। सो हमारे यहाँ शारदा एक्ट आया था, 16 में शादी हो जाती थी, किसमें, शारदा, फिर उसके बाद बढ़ा के शादी की एज हमने कर दी 18, और उसके बाद जो है अब 21 की बारी आई है। शारदा एक्ट में हिस्ट्री में आता है, शारदा एक्ट हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है ना, हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा है, शारदा एक्ट में 16 में, उसके बाद बढ़ा करके 18 में, ठीक है। पहले 16 में शादी होती थी, क्या हुआ, बुढ़िया कहीं भी जल्दी हो जाती है, जहाँ गरीबी है ना वो हो जाती है, अगर पढ़े लिखे लोग नहीं है ना तो कहीं भी कोई भी स्टेट है ये तो सब बिल जाना पड़ता हो। चलो अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द क्या कहते हैं हाईली। तो 25 जो आइडियल एज होती है मैरिज की कितनी हो, 21 to 25, इसमें 2 चीजें होती है, बेबी भी हेल्दी होता है और प्लस बेबी भी हेल्दी होता है, मदर भी हेल्दी है। एजुकेटेड की बात छोड़ो, बच्चा स्वस्थ, माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा, तो ये हाईली फर्टिलिटी रेट है। 25 के बाद धीरे धीरे बर्थ रेट जो है डिक्रीज करने लगती है, ठीक है, और मैक्सिमम ये जा करके
25 के बाद जैसे 30 पहुंचता है, 35 तक धीरे धीरे डिक्रीज होता है, ठीक है। 35 टू 100 के बीच में क्या हो जाता है, 40 के बीच में मेनोपॉज होता है, यानी अब बेबी बर्थ नहीं हो सकता। यानी मैक्सिमम एज बेबी बर्थ की कितनी है, 40 टू 45, यानी 45 के बाद बच्चे नहीं होने हैं, यानी फर्टिलिटी रेट 0, मेनोपॉज बोलते हैं ना, ठीक है, वो होता है। तो ये आपका 40 टू 45 के बीच में बेबी पर, यानी आपका खत्म। तो अगर आप देखोगे जो मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग बेटा चाहिए, जैसे स्ट्रॉन्ग बेबी होगा, तो ये बेबी का जो 25 टू 35 के बीच में जो बेबी होता है, ठीक है, ये 25 टू 30, सॉरी 21 टू 25, इस समय जिसका बच्चा जितना होगा दिमाग से उतना ही तेज होगा और स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा, बड़ा एक्टिव होगा 21 टू 25 के बीच में, ठीक है। और 25 टू 35 दिमाग तो उतना नहीं होगा लेकिन मेच्योर होगा, मतलब दिमाग, सॉरी दिमाग बहुत होगा पर एक्टिव नहीं होगा, सुस्त टाइप का होगा, ठीक है। और जैसे 35 के बाद की एज आएगी, उसका बेबी इतना मतलब स्वस्थ होगा ही नहीं, मतलब वैसे सुस्त रहेगा, दिमाग उमाग होगा लेकिन सुस्त रहेगा। वो लोग पानी लाओ, पानी बोले, अरे वैसे हो ना, वो में रहते दिन भर बैठे काम नहीं करना में, तो वो वैसे जैसे मेरी मदर फादर दिल्ली जॉब कर रहे हैं किसी के, तो 30 साल पर उनकी शादी हुई, बेबीज हुए, तो वो वहीं बैठे हैं दिन भर, फोन में पानी भी दे दो, खाना भी दे दो। असल जिनका गांव में हो रहा है 21-25, वो सब बॉर्डर में जाने को तैयार हो गए। हाँ कंट्रोल कंट्रोल चलो आजा, ठीक। तो अब हमको इतना नहीं, आप एक्टिव, हम पढ़ाते हैं, आप रियलाइज कीजिए, ठीक है ना, हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं ना, फील कीजिए, फील कीजिए, ठीक है ना। हमारा काम है पढ़ाना, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो ह्यूमन तरह पढ़ाएंगे ना, जो भी हम लोग ह्यूमन में है, हम तो ह्यूमन बीइंग से है ना, एनिमल तो है नहीं कि एनिमल्स का बता देंगे उसकी बर्थ रेट कितनी होती है, ठीक है। तो अब आप बात करेंगे क्या किसकी, आप जो जैसे जैसे तो 45 मैक्सिमम एक गर्ल्स फीमेल जो बेबी बर्थ कर सकती है कितने, 40 टू 45। अब एक अप्रोक्सीमेट वैसे अप्रोक्सीमेट मतलब एक कौन कहते नहीं हो, बोलते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हो जाए तो 45 के बाद भी हो जाए, लेकिन एक्सेप्शन नहीं है, मैक्सिमम 40 टू 45 के बीच बंद, ठीक है ना। तो ये फर्टिलिटी, अब सरकार क्या कर रही है, तो अभी तक तो सरकार की 2.4 फर्टिलिटी है, कितनी है, टारगेट सरकार कर रही है इस बजट में 2.1 की फर्टिलिटी रेट पर, यानी क्या करना है, फीमेल एजुकेशन करना है, ज्यादा पैसे देना है किसको, फीमेल्स को, ज्यादा उनको फैसिलिटीज देंगे, ठीक है, और जिससे बेबी जो बर्थ होगा वो रेट कंट्रोल होगा। तो टारगेट गवर्नमेंट का ये है कि 2.1 पे ला के रखूंगा, यानी एक आदमी के 2 बच्चे, एक आदमी के 2 जो। अब पूछोगे सर कि 0.1 बच्चा है, 0.1 बच्चा तो ये एवरेज है, ठीक है, ये 0.1 बच्चा कहां से आया, ठीक है ना। हम जानते हैं, कई लोग पूछ चुके हैं हमसे कि सर ये 0.1 बच्चा कैसे होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो 0.1 बेबी कैसे होगा, तो 0.1 बेबी नहीं है, एवरेज है, तो 2.1 का एवरेज लाएंगे फर्टिलिटी। इसके लिए गवर्नमेंट ने टारगेट रखी, टारगेट क्या था, मैंने आपको बताया, टारगेट गवर्नमेंट का ये है कि जो है क्या कहते हैं मैक्स, क्या करेंगे हम, हाँ फीमेल को एजुकेट करेंगे, प्रिकॉशंस को बढ़ावा देंगे, लेट मैरिज को भी बढ़ावा देंगे, ठीक है। जो एजुकेटेड होगी तो एजुकेशन में 30 ईयर्स तक लगा देगी, उसके बाद कैरियर बनेगा, 35 तब तक 2 बेबी हो जाएंगे, बस बहुत है, इनफ है, ठीक है। और मार्क्स की थ्योरी समझ में आया, मैं मार्क्स क्या कहता था, माल्थस ने क्या कहा था, हाँ कहते क्योंकि गरीब क्या लोग सोचते हैं, ज्यादा का होगा तो ज्यादा अर्निंग, और कैपिटल का सोच सही है कि नहीं गरीबों की, उनके पेज पे जाकर उनके लिए सही हाँ
अगला लिखिए मैक्सिमम, लिखिए मैक्सिमम, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट्स, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट्स। पहले लिखिएगा बिहार 1106, बिहार 1106, 1106। ग्यारह सौ छह, यानी सबसे ज्यादा 1 किलोमीटर में 1106 आदमी रहते हैं। जैसे अरुणाचल में 1 किलोमीटर में 17 आदमी रहते हैं, और यूपी में घरों में कितना रहते हैं, 1 किलोमीटर में कितना रहते हैं, एक घर में कितना रहता है, 3 राशन कार्ड बनते हैं। हाँ? तो लोग बड़ा हंसते, इंजीनियर हो ना, इंजीनियर बहुरूपिया होता है, ठीक है ना। चलिए सेकंड है वेस्ट बंगाल 1028 के साथ, 1028। थर्ड पे केरला है 860 की, थर्ड पे है केरला। फोर्थ है मणिपुर 816। रुके, थर्ड केरला 860 की, 60 860 860। फोर्थ पे उत्तर प्रदेश, नहीं मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है, मणिपुर नहीं है। हाँ देखिए, हाँ यूपी उत्तर प्रदेश 829। फिर इसके बाद लिखिएगा 829। फिर उसके बाद हरियाणा है 573। इसमें बिहार याद रखना बस, ठीक, बस बिहार याद रखना कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंस स्टेट कौन सा है, बिहार, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल, बस 2 लिखिए। मिनिमम पॉपुलेशन डेंस स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश 1 किलोमीटर ओनली 78 पीपल। नेक्स्ट मिजोरम 52, 52। सिक्किम 86, 52 है। सिक्किम 86, मणिपुर 115, मणिपुर 115 115। नागालैंड 119, नागालैंड 119। नागालैंड 119। क्लियर है, 119। तो यहाँ क्या है, आपने देखे होंगे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जितने भी हैं, क्योंकि हाईली एजुकेटेड है, भले ट्राइबल्स है लेकिन एजुकेटेड क्रिश्चियंस है, उनकी बर्थ रेट ग्रोथ रेट देखो कितना कम है, ठीक है, डेंस भी कम है। यूपी बिहार बंगाल देख रहे हो ना, तब समझ लो, ठीक है। अब लिखो मैक्सिमम जेंडर रेशियोज। देखो जेंडर रेशियोज क्या होता है, इधर देखिए, अरे यार ये कहां से निकला है, मैक्सिमम पर 1000 मेल पर फीमेल, 1000 मेल पर फीमेल। और जो केरला है ना, वहाँ 1000 मेल पे 1084 फीमेल, 1084 फीमेल है। इसका मतलब है मेल कितना है और 84 फीमेल है एक्स्ट्रा, तो ये ठीक है नहीं है ना। लेकिन मैक्सिमम जेंडर 84 की शादी कैसे होगी, ठीक है ना, 84 की शादी भी तो होनी चाहिए, 1000, तभी तो नेशन के लिए, देखो नेशन के लिए अगर आप बेबी देते हो तो नेशन में कंट्रीब्यूट करते हो, अगर बच्चे नहीं पैदा करते हो तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं नेशन में। आप तो केवल अपनी संपत्ति को खा रहे हो, गवर्नमेंट की खा रहे हो, तो उसको कुछ दे नहीं रहे हो, ठीक है, राष्ट्र को कुछ दीजिए ना,
ठीक है, तो 84 तक तो भले इसके पॉपुलेशन जो ज्यादा है, मैक्सिमम पॉपुलेशन से, ठीक है, मैक्सिमम पॉपुलेशन से। तो 1084 पॉपुलेशन कितनी है, 1084 पॉपुलेशन, ठीक है, सबसे ज्यादा। वो दूसरा है तमिलनाडु, पहला केरला था, दूसरा तमिलनाडु, थर्ड है आंध्र प्रदेश। ठीक है, थर्ड है आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में 1000 मेल पे 996 फीमेल है, 996 फीमेल है, याद रखिएगा, 1000 मेल पर 996 फीमेल पे, ठीक है। हाँ क्या जी, आंध्र में लिख लीजिए, आंध्र में 993 फीमेल है, 993 फीमेल है, बस करो, ठीक है। मिनिमम लिखिए, हाँ, मिनिमम जेंडर रेशियो हरियाणा 879, 879। सेकंड पे है जम्मू कश्मीर, सेकंड पे है जम्मू कश्मीर 889, सेकंड पे है जम्मू कश्मीर 889। ठीक है, लिख लिए ना। अब लिखो मैक्सिमम बेबी जेंडर रेशियो, मैक्सिमम बेबी जेंडर रेशियो, अरुणाचल 972, अरुणाचल 972, 972, 972। वॉइस क्लियर नहीं आती क्या, 972, हाँ 1000 में, बढ़िया 1000 में। मिजोरम 970, मिजोरम 970। अब लिखिए मिनिमम बेबी जेंडर रेशियो, मिनिमम बेबी जेंडर रेशियो हरियाणा, पंजाब, हरियाणा पहला लिखिए, हरियाणा, हरियाणा 834, 834। सेकेंड है पंजाब 846। देखो यार इससे ठीक है, देखो मैक्सिमम लिटरेसी रेशियो, मैक्सिमम लिटरेसी, मैक्सिमम लिटरेसी केरला, मैक्सिमम लिटरेसी केरला 94%। केरला में कितने लोग, 94% पीपल्स आर लिटरेट, ठीक है। लिटरेट अ पर्सन हु कैन राइट्स, दैट्स कॉल्ड लिटरेट। ये आदमी जो लिख सकता हो, which age is 5 years and who can write, that's called literate, ठीक है। a person, ठीक है, a person who can, whose age is 5 years and who can write, that's called literate person, ठीक है। ये एक आदमी जिसकी एज 5 साल हो और जो लिख सकता हो, वो अगर आप 5 साल के नीचे हैं और आप लिख सकते हैं तो आप लिटरेट नहीं मान जाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, ठीक। अगर आप जो है क्या कहते हैं 5 साल के हैं और आप नहीं लिख पा रहे हैं, या आप 5 साल पे हो गए हैं पर लिख नहीं पा रहे हैं, पढ़ लेते हैं, तो भी लिटरेट नहीं माने जाएंगे आप। तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए मिनिमम, और प्लस लिखना आना चाहिए, दैट्स कॉल्ड लिटरेट, ठीक है ना। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट होता है लिटरेसी का। तो केरला जो था, केरला जो है क्या है, हाईली लिटरेट है। सेकंड पे है मिजोरम 91.3% से, 91.3%, 91.3%, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी रेट बिहार, मिनिमम में कौन सा आता है, बिहार। मार्क्स क्या कहता है, मार्क्स क्या कहता है,
क्या करेगी? मार्क्स क्या कहता था? मार्क्स कहता था कि गरीब लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें, रिलेटेड लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, समझ में आया? तो इसलिए जब ज्यादा बच्चे पैदा हो गए तो एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, तो लिटरेसी होगी कि नहीं? असाक्षर लोग ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं ना, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लोग असाक्षर होकर भी बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं। इसीलिए इंडियन पार्लियामेंट में एमपी की जो एज है 25 दी गई है, और लिटरेसी बैरिकेड्स नहीं है। कुछ लिटरेट भी बहुत अच्छे हैं, लिख नहीं सकते, एज ज्यादा है लेकिन नॉलेज जबरदस्त है ओरली, तो इसी क्राइटेरिया में नहीं तोल सकते। लेकिन ये मैक्सिमम देखा जाता है कि जो इलिटरेट्स होते हैं वो ज्यादा मतलब बच्चे पैदा करते हैं। और ये सब किसका इफेक्ट दिखता है? मार्क्स का। मार्क्स भी तो सोशोलॉजिस्ट था ना, वो जर्मन से था, उसकी दिमाग हमेशा यही है। मार्क्स की थ्योरी आप किसी भी सब्जेक्ट में पा जाओगे, लगभग लगभग हर चीज में मार्क्स बोला है, क्योंकि वो गरीबों की सोचता था, अमीरों की नहीं सोचता था, कैपिटलिस्टों को नहीं सकता था अमीरों के पेट पर छुरा भोग देंगे ये गरीब लोग एक दिन लूट लेंगे, क्योंकि उनके पास ज्यादा बच्चे होंगे, क्योंकि कमाता गरीब है और कलेक्ट कौन करता है? अमीर करता है। अमीर बच्चे पैदा नहीं करता ताकि हमारा कोई छीन न ले, और गरीब बच्चे पैदा करता है कि हमको ज्यादा बच्चे ज्यादा इनकम। ये मार्क्स कहता है। तो याद रखिएगा, जहाँ गरीबी होगी वहां बहुत सारी इविल्स होंगी, बुराई होगी, पॉपुलेशन होगी, सारी चीजें होती है। सब गरीबी, गरीबों को मत मारो, गरीबी को मारो। बीसे सर्किल आप इकोनॉमी पढ़ोगे, बीसे सर्किल ऑफ द पॉवर्टी, वो क्या कहते हैं, बीसे सर्किल ऑफ द पॉवर्टी। जो पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, उसकी एक दुष्चक्र होता है। इसको दिया था नर्स ने, कहा था कि तुम गरीब हो इसलिए गरीब हो, तुम गरीब है, कोई देश गरीब है इसलिए गरीब है। गरीब क्यों है उसको बताया उन्होंने, नर्स ने बताया कि गरीब, कोई देश इसलिए गरीब होता है क्योंकि गरीब है। देखो अगर गरीब हो तो लो इन्वेस्टमेंट, भाई लो कैपिटल होगा ना, लो कैपिटल होगा, ठीक है, लो कैपिटल होगा तो इसका मतलब है लेस जॉब होगी। भाई कम पैसा है, छोटी दुकान है तो कहाँ ज्यादा लोग काम थोड़ी ना बढ़ेगा, लेस जॉब होगा, लेस जॉब होगा, और लेस जॉब होगा तो लेस सैलरी होगी, मतलब जो सैलरी होगी लेस होगी ना, जो जॉब नहीं, सैलरी जो होगी वो लेस होगी, लेस होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? एक मिनट, लो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगी? लो होगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, भाई आसान, आमदनी कम है और रहना बहुत चाहते हो, ठीक है, और कैसे रहोगे? तो लो, और लो स्टैंडर्ड होगा तो लो सेविंग भी होगी, भैया लो अर्निंग होगी, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी, तो जो कुछ बचेगा खाने और पीने से जो बचता है हम उसको क्या करते हैं? सेव करते हैं। वही हमारी कैपिटल बाद में बनती है। लो सेविंग होगी तो लो इन्वेस्टमेंट होगा, सिंपल सा बंदा है, लो सेविंग होगी तो लो इन्वेस्टमेंट होगा ना, पैसा तभी लगाएंगे जब क्या कहते हैं हाईली सेविंग होगी, तो ठीक है। तो इसीलिए कोई देश गरीब है तो गरीब है, उसने कहा था गरीब पैदा होना, जीआरडी टाटा ने भी कहा था गरीब पैदा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, गरीब मर जाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, कि अगर कोई देश गरीब है तो गरीब है। अगर आप इस गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ना चाहते हो तो यहाँ हाईली कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो। आज कंट्री एफडीआई क्यों यूज कर रही है? फॉरेन कंपनियों को, आओ हमारे पास पैसा नहीं है, इंडिया के पास पैसे लगाओ, इन्वेस्ट करो, हाईली कैपिटल, क्या होगा? हाईली जॉब होगी, हाईली सैलरी होगी, हाईली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी। अपने बेबी को हम कहाँ भेजेंगे? फॉरेन, ठीक है, इलाहाबाद, दिल्ली, यही सब ख्वाब होते हैं हमारे ना, हम गरीबों के तो ख्वाब यही होते हैं, ठीक है, हमारा बेटा हम जो नहीं कर पाए वो करे, होता है कि नहीं? बाद में भले बेटा निकल जाए लेकिन यही सोचा है मदर फादर ने ना, ठीक है, बेटी भले निकल जाए बाद में कैसी, लेकिन शुरू में तो हमने यही सोच के किया ना कि मुझे जो बेटी, तुम रोना नहीं, तुम्हारे लिए जो कहोगे वो ला देंगे, ठीक है। ये हाईली अर्निंग जो बोलो वो, यही मदर फादर यही होते हैं हमारे। तुम लोग हंस कह रहे हो, ये रियलिटी है, ठीक है। क्या समाज की, सोसाइटी की, तो वहां गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो हाईली क्वालिफाइड करेगी, हाईली पीपल्स होंगे, हाईली लिटरेसी होगी और हाईली अर्निंग होगी, ठीक है। अमेरिका जैसे कंट्री, न्यूयॉर्क जैसे कंट्री, इन सब पे फोकस किया, लेकिन न्यूयॉर्क जैसे लोग हो गए, अमेरिका जैसे लोग हो, ये लोग जब ज्यादा पढ़ लिख लिए, ज्यादा पैसे हो गए तो क्या बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे, बड़ी टेंशन हो गई नेशन के भी खिलाफ। चाइना ने क्या किया? दुनिया में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग किसने बनाया? इंडिया ने बनाया 1951 में, ठीक है। उसने कहा हम दो हमारे दो, ठीक है। किसने कहा था? इंडिया ने। दुनिया का ऐसा कंट्री है पहला जो फैमिली प्लानिंग की बात की, हम दो। चाइना बड़े तेज निकले, हम दो हमारे एक,
आधी जनसंख्या पॉपुलेशन उनकी बूढ़ी हो गई, और पीछे से अब जो और 10 साल 5 साल का वेट करो, जब चाइना पे हम हमला करेंगे तो बोलेंगे कि जब चाइना के जवानू हम लोग ठीक है, क्योंकि आधी पॉपुलेशन तो बूढ़ी हो गई, पॉपुलेशन का गैप बन गया ना, उन्होंने कहा हम तो हमारे, ठीक है, तो अब मेल हुआ तो वो बड़े, तो पॉपुलेशन क्या हो गया, तो अब जब 1965 तो रहा नहीं, अब 2025 नहीं हमला करना, 2025 में और पॉपुलेशन जो आगे ग्रोथ करेगी भाई, यही पॉपुलेशन तो डिस्प्लेस करेगी, ठीक है ठीक है, तो जब बूढ़े हो जाएंगे चाइनीज तो बोलेंगे जवानों हमला करो तब इंडिया के लोग हमला करो, वेट करो टाइम का, ठीक है। पॉपुलेशन ने अपनी पॉपुलेशन पॉलिसी को रिफॉर्म किया, उसने कहा कि हम दो हमारे दो, इंडिया के नीति का वो इंडिया से तेज बन रहा था, हम दो हमारे एक, तो हम तो कहते वेट करो कुछ दिन आने वाला है जो अभी हमारा सपना पूरा होगा, ठीक है, अपमान का बदला अपमान से लेंगे, ठीक है, हाँ, जो कहेगी जवानों फोन करो हमला करो, तो उसके बाद कहेगा हाँ सुनाई नहीं दे रहा इंडिया के जवान चल जाएंगे, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन पॉलिसीज है, लिखिए ये कहाँ हम पहुंच गए द्रौपदी की तरह ठीक है। तो अगला देखो नेक्स्ट, मिनिमम लिटरेसी में बिहार है, ठीक है, गुड़िया 61.8%, 61.8%। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है 65.4%, 65.4%। थर्ड पे है राजस्थान, ठीक है। अगला लिखिए मैक्सिमम मेल लिटरेसी रेट, मैक्सिमम मेल, गुड़िया राजस्थान देखना है, लिखिए राजस्थान है 66.1%। गुड़िया क्यों थर्ड पे, हाँ तो 60, पहले सबसे कम पूछा है ना, सबसे कम बिहार का, फिर अरुणाचल का है, फिर उसके बाद राजस्थान का 66.1%। देखो देखिए मैक्सिमम मेल लिटरेसी रेट, मैक्सिमम मेल, अधिकतम पुरुष साक्षरता, लिखिए मैक्सिमम मेल लिटरेसी रेट केरला, मैक्सिमम मेल लिटरेसी रेट, पहला केरला, सेकंड है मिजोरम, ठीक है। मिनिमम मेल लिटरेसी रेट, मिनिमम मेल लिटरेसी रेट, मिनिमम मेल लिटरेसी रेट, मिनिमम मेल लिटरेसी रेट, बिहार, फिर अरुणाचल, फिर आंध्रा, अच्छा अब लिखो मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी, मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी, मैक्सिमम फीमेल लिटरेसी, पहला लिखे केरला, सेकंड है मिजोरम, पहला है केरला, सेकंड है मिजोरम, थर्ड है गोवा, मिनिमम फीमेल लिटरेसी रेट बिहार, मिनिमम फीमेल लिटरेसी रेट बिहार, सेकंड पे है राजस्थान, थर्ड पे है झारखंड, सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, मैं फीमेल में बिहार की, उसके बाद फिर उसके बाद राजस्थान की। देखिए मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेटेड स्टेट्स, मैक्सिमम अर्बन की जगह क्या, रूरल, रूरल पॉपुलेटेड स्टेट, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, हाँ पहले रूरल लिख लीजिए, मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन स्टेट्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा गांव में जनसंख्या यही रहती है, कहाँ रहती है, गांव में, हिमाचल में, HP में। मैक्सिमम अर्बन
पॉपुलेशन स्टेट्स। गोवा, गोवा सबसे ज्यादा शहरों में कहाँ रहते हैं? गोवा में रहते हैं। उसके बाद मिजोरम में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मिजोरम में रहते हैं। उसके बाद तमिलनाडु में। उसके बाद तमिलनाडु में। क्लियर है? सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ रहती है? गोवा में। ठीक है। और सबसे ज्यादा विलेज पॉपुलेशन रूरल में कहाँ रहते हैं? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद बिहार में रहते हैं। पता है कि नहीं आपको? हिमाचल के बाद बिहार, बिहार रहते हैं। वेरी गुड। अच्छा पढ़ रहे हो, साथ साथ पढ़ो और साथ साथ तैयारी करो। इसी से क्वेश्चन आएंगे। जिन जिन टॉपिकों से पढ़ाया है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ाया है, उन चीजों को नहीं पढ़ाया जो पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट भी बताया, अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट से भी बन जाएगा। हाँ ये कहिए कॉन्सेप्ट नोट डाउन नहीं कराया है। कॉन्सेप्ट को बताया कि ऐसा घूमता है ऐसा घूमता है, लेकिन प्रैक्टिकल ब्रीफ में, लेकिन उसको नोट डाउन नहीं कराया। बाकी मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। आप स्टेट दीजिए सेंटर दीजिए, थोड़ा थोड़ा टच कर दिया सबको। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, नहीं भी टाइम हो जाएगा यार। 11 तक की क्लास है ना हमारी। ठीक है। मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट। अच्छा एक चीज जान लेना, जो अर्बन वाला लिखा है ना वो इन परसेंटेज लिख लेना। मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इन परसेंटेज, इन परसेंटेज। गोवा में सबसे ज्यादा रहता है, 62.2% लोग रहते हैं। ठीक है। बस गोवा के बाद है मिजोरम 52.1%। आप लोग एक एक चीज खोज के पढ़ रहे हो, इसका भी बता दो परसेंट। आराम से इतना नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा इनमें से कौन सा मोस्ट अर्बन स्टेट है जो पीपल्स रहते हैं अर्बन में, शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में गोवा होगा। क्या होगा? गोवा होगा। कितना परसेंट? गोवा का लिखो, गोवा का लिखो 62.2%। 62.2%। 62.2%। 62.2%। 62.2% हो गया ना गोवा का? बार बार लिखते हो। ठीक है। मैक्सिमम, मैक्सिमम शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन स्टेट, एससी पॉपुलेशन स्टेट। सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियां शेड्यूल कास्ट कहाँ रहती है? पंजाब में। कहाँ रहती है? सेकंड है हिमाचल में। परसेंटेज नहीं पूछेगा, पंजाब हिमाचल। परसेंटेज में पंजाब है और हिमाचल है। इन लिखिए जो मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट इन परसेंटेज में लिख लीजिएगा। परसेंटेज में है ये, प्रतिशत में। किसमें है? वैसे सबसे ज्यादा एससी कहाँ रहते हैं? यूपी में लिखिए। मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट लिव इन यूपी। शेड्यूल कास्ट लिव इन यूपी। कहाँ रहती है? यूपी। सबसे ज्यादा यूपी में। उसके बाद बिहार में। परसेंटेज में कौन है? परसेंटेज में पंजाब है, उसके बाद हिमाचल है। अगर उससे देखा जाए जनसंख्या में तो कहाँ रहती है? यूपी में। मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन लिव इन, मैक्सिमम एसटी पॉपुलेशन लिव इन एमपी एंड महाराष्ट्र। एमपी फर्स्ट है, एमपी सेकंड है महाराष्ट्र। ये एमपी वाला पूछेगा। मैक्सिमम इन एमपी एंड उसके बाद सेकंड पे है महाराष्ट्र। पहले लिविंग में। मैक्सिमम जो शेड्यूल ट्राइब्स परसेंटेज में रहती हैं देख लीजिए। मैक्सिमम शेड्यूल ट्राइब्स जो परसेंटेज में रहती हैं वो है मिजोरम, सेकंड है नागालैंड, सेकंड है नागालैंड। ठीक है। याद रखिएगा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पे एक भी शेड्यूल कास्ट रहती है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पे शेड्यूल कास्ट एक भी नहीं रहती।
शेड्यूल ट्राइब्स है। हम जाएगा ठीक है सर, तू करेगा सर हमारा माथा ठोक गया पढ़ा। ठीक, अब ये देखो ज्योग्राफी में आपका डेमोग्राफी का, अब इंपॉर्टेंट लिख लो, कौन एग्जाम में पूछा जाता है कौन नहीं। सब नहीं पढ़ना है, सब याद करके जाना है, ठीक है। कुछ जाना है जो उसी से आएगा, नहीं तो आप लोग क्या बन भेज देते हो मीम्स। आपने जो हमको पढ़ाया वो तो हमें कहीं नजर ना आया। हाँ हाँ, और बच्चे ने भेज दिया था एक बार, आपने जो हमको पढ़ाया हो तो कहीं नजर ना आया। ठीक है, चलिए पहला देखिए, मैक्सिमम पॉपुलेशन स्टेट्स का, ठीक है ना, अर्बन रूरल नहीं आता है ज्यादा क्वेश्चन। शेड्यूल कास्ट वाला पूछेगा, शेड्यूल ट्राइब्स वाला पूछेगा। ठीक कर लो, बस इंपॉर्टेंट लिख के एमपी लिख दो बस। ठीक है, हो गया, लिख लिया। लिटरेसी रेट के जितने भी क्वेश्चन है और पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी पॉपुलेशन डेंसिटी, मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ रेट का क्वेश्चन लिखा है कि नहीं? मैक्सिमम डिकेडल ग्रोथ किसका बताया? वेरी गुड, ओनली वन याद करना है, मेघालय। इस साल किसका रहा है? मेघालय का रहा है। ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 है, अकॉर्डिंग टू सेंसस। हाँ 10 साल है। डिकेडल ग्रोथ रेट होती है ना, डिकेड वन 10 साल, 10 की वृद्धि दर। ठीक है, तो क्या कह रहे हो, मतलब ये मेघालय याद रखना, बस यही कहेगा। ठीक है, लिटरेसी में सिर्फ एक ही याद रखना, सीक्वेंस सजाने के लिए नहीं है कि स्टेट पीएससी है, स्टेट पीएससी इजी याद है। ठीक है, आईएएस में तीनों याद करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टेट पीएससी में इतनी मेहनत नहीं करना है। और एक डेफिनेटली है 1 या 2 मार्क्स, मैक्सिमम 5 मार्क्स तक आता है, और एक डेफिनेट होता है ज्योग्राफी के पेपर्स में। ठीक है, तो आपकी ज्योग्राफी हो गई फिनिश। ठीक है, हमने आपको पॉपुलेशन, इंडिया पॉपुलेशन की किस फेज में है जरा बताना तो? थर्ड फेज है, वेरी गुड। ठीक है, अब इंडिया को टारगेट क्या है? फर्टिलिटी रेट को कितने पे लाना है? 2 पॉइंट, अभी कितना चल रही है? 2.4 चल रही है, 2.3 पिछले बजट में बताया गया था, 2.3 आई है। ठीक है, हाईली फर्टाइलिटी कब आता है, किस एज में है? 14 to 25। ठीक है, और उसके बाद मेनोपॉज की पोजीशन 40, उसके बाद बेबी बर्थ नहीं होता। मेल फर्टिलिटी काउंट नहीं की जाती, पता ही नहीं आपको? मेल फर्टिलिटी नहीं काउंट की जाती, फीमेल फर्टिलिटी काउंट की जाती है। ठीक है ना? अच्छा, सबसे माल्थस ने क्या कहा था? माल्थस ने पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो प्रोडक्शन होगा वो नहीं, पॉपुलेशन बड़ी नहीं, वो ये नहीं हुआ। प्रोडक्शन एपी में जाएगा, पॉपुलेशन वो विनाश का कारण खुद ही होगा। हाँ, क्योंकि दोनों के बीच में गैप बन जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन किसमें बढ़ रही है? जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और प्रोडक्शन किसमें बढ़ रहा है? एपी में। तो क्या होगा, दोनों में गैप बनेगा, और गैप बनेगा तो ये होगा कि भोजन के लिए लड़ेंगे, तो इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। ठीक है, उसके बाद किसकी थ्योरी है? कीन्स, उन्होंने नहीं कही। ठीक है, कोई बात नहीं, जो ऑप्टिमम थ्योरी दी है, उन्होंने कहा यही पॉपुलेशन कहीं, उन्होंने क्योंकि 19 मतलब जो उन्होंने पॉपुलेशन की थ्योरी दी थी, उसके बाद क्या हुआ था, प्रिकॉशन का डिस्कवरीज हो गई थी, इन्वेंशन हो गए थे, तो क्या हुआ, लोग बर्थ कंट्रोल होने लगी थी, तो उन्होंने कहा नहीं, जनसंख्या भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, जनसंख्या के साथ साथ जो मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन होगा किसका? रिसोर्सेज का, और यही जनसंख्या अपने विनाश का कारण बनेगी। और उन्होंने जो ग्राफ बनाया था ना, केन्स ने ऐसा बनाया था, कहा कि ऐसे बनेगा, ऐसे गिरेगा, ऐसे बढ़ेगा, इधर देखो, ऐसे बढ़ेगा पॉपुलेशन और मैक्सिमम जाएगा, और फिर जैसे एक्सप्लॉयटेशन हो गया शुरू, तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया, और इसके बाद क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगा। तो यही जनसंख्या विनाश का कारण। फिर आया कॉन्सेप्ट, सारी दुनिया हिल गई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स की थ्योरी ने क्या बताया था कि कैपिटलिस्ट लोग कम बच्चे पैदा करते हैं, बल्कि गरीब लोग, लेबर क्लास के लोग ज्यादा करते हैं। उनकी क्या सोच होती है? उनकी कैपिटलिस्ट के बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और मनोरंजन इंटरटेनमेंट के, लेकिन उनके लिए वही रिसोर्स है। ठीक है, ये किसने बताया था? लेकिन एक दिन ऐसा होगा, मार्क्स कहता है एक दिन ऐसा होगा कि यही गरीब लोग पूरे दुनिया पे राज करेंगे। ठीक है, यही गरीब लोग पूरी दुनिया में, और कैपिटलिस्ट के पेट में छुरा भोंके देंगे, और उनका जो कैपिटल होगा गरीबों में बांट देंगे।
इससे क्या आ जाएगा, इक्वलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इक्वलिटी इन सोसाइटी। क्वालिटी बताया ना, इक्वलिटी इन सोसाइटी हो जाएगी, समाज में समानता हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह वो रास्ता बताया। क्या रास्ता ठीक था, ये क्या रास्ता ठीक है? आपकी क्लास हुई ओवर, अब आप पढ़ेंगे आरसीसी। फिर भी आप लोग कम आए हो, बहुत ही मिनिमम आज। इसी पढ़ोगे फिर हम, तो ब्रेक ले लो। आज उस सेकंड मीटिंग में आप आना, करंट के लिए पढ़ाएंगे, 2 घंटे का करंट है।